हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने हर्ष के प्रशासन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हर्ष का धर्म, साहित्य तथा शिक्षा में क्या योगदान था। उत्तर भारत में स्थापित वर्धन साम्राज्य में हर्ष के शासनकाल के दौरान धर्म, साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। बाण तथा ह्वेन-त्सांग के उल्लेख से पता चलता है कि हर्ष अपने जीवन काल के शुरुआती दौर में बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। अपनी बहन राजश्री को ढूंढते हुए उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से मुलाकात हुई थी। वह उससे मिलने के बाद बौद्ध धर्म में रुचि लेने लगा था। ह्वेन-त्सांग की संगत में आकर ही उसने पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन फिर भी अन्य धर्मों के प्रति काफ़ी सहनशील रहा। उसने प्रयाग धार्मिक सभा में अन्य धर्म के विद्वानों को उतना ही सम्मान दिया था जितना बौद्ध धर्म के विद्वानों को दिया था। इसके अलावा उनको पुरस्कार राशि देते समय भी कोई भेदभाव नहीं किया था। इससे उसकी धार्मिक सहनशीलता का प्रमाण मिलता है। हर्ष स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान तथा साहित्यकार था। उसका राज दरबार हमेशा विद्वानों से भरा रहता था। विद्वानों की संगत में उसे बहुत ज़्यादा शांति मिलती थी। इसी संगत का परिणाम था कि उसमें कभी भी धार्मिक संकीर्णता के भाव नहीं आए। प्रयाग धार्मिक सभा के दौरान उसने पहले दिन बुद्ध की, दूसरे दिन सूर्य की तथा तीसरे दिन शिव की पूजा की थी। वह धार्मिक, साहित्यिक तथा शैक्षिक विद्वानों का खुले दिल से स्वागत करता था। धर्म, साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में हर्ष के योगदान को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। हर्ष का धर्म, पहला पॉइंट है हर्ष का धर्म। हर्ष ने ह्वेन-त्सांग से प्रभावित होकर पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। सम्राट अशोक की तरह ही उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए उसने? बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर अपने राज्य में पशुओं की हत्या पर पाबंदी लगा दी थी। बौद्ध भिक्षुओं को जमकर दान दिया था। आर्थिक सहायता करके उसने बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुमूल्य योगदान दिया। अशोक व कनिष्क जैसे बौद्ध अनुयायी सम्राटों से प्रेरणा लेकर उसने विदेशों में भी बौद्ध प्रचारकों को भेजा था। अनेक भव्य स्तूपों तथा विहारों का निर्माण भी करवाया। इनको वह समय समय पर आर्थिक अनुदान राशि भी देता था। नालंदा विश्वविद्यालय को उसके द्वारा 200 गांवों की लगान मुफ्त भूमि भी अनुदान के रूप में भेंट की गई थी। हर्ष के समय इस विश्वविद्यालय को नालंदा विहार के नाम से भी जाना जाता था। कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांतों को प्राप्त करके उन्हें कन्नौज के पवित्र स्तूप में प्रतिष्ठित भी करवाया। धार्मिक सहिष्णुता। बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए भी हर्ष ने धार्मिक सहनशीलता का अनोखा उदाहरण पेश किया। वह अपने प्रत्येक दिन की शुरुआत 100 बौद्ध भिक्षुओं तथा 500 ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर करता था। बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए भी वह सूर्य तथा शिव का उपासक था। हर्ष की धार्मिक सहिष्णुता के बारे में लगभग सभी इतिहासकार एक मत हैं। उन्होंने माना है कि उसमें सभी धर्मों के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था थी। हर्ष के चरित्र का सही मूल्यांकन यह है कि वह केवल बौद्ध नहीं था, बल्कि अन्य संप्रदायों की भरपूर रूप से उसने सेवा की। धार्मिक सभाएं। हर्ष अपने स्वभाव से ही धार्मिक स्वरूप वाला हिंदू सम्राट था। उसने दिखाने या महान बनने के लिए धार्मिक कार्यों में अपना योगदान नहीं दिया। उसने वह प्रत्येक काम किया जिससे धर्म को फायदा पहुंचा। उसने धर्म के विकास के लिए समय समय पर धार्मिक सभाओं का भी आयोजन किया। पहली थी उसकी कन्नौज की सभा। हर्ष के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना कन्नौज का धार्मिक सम्मेलन है। 643 ईस्वी में कन्नौज में किया गया
था और इसमें 18 प्रदेशों के राजाओं, 3000 ब्राह्मण व जैनी, 3000 बौद्ध भिक्षुओं तथा नालंदा विहार के 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया था। इस आयोजन के लिए गंगा के किनारे पर एक विशाल विहार का निर्माण किया गया। शुरुआत में एक बड़े जुलूस के साथ की गई थी। जुलूस का नेतृत्व हाथी पर रखी 3 फुट की बुद्ध की मूर्ति कर रही थी, यानी कि जुलूस में सबसे आगे मूर्ति ही थी। इसके बाद स्वयं हर्ष तथा उसका मित्र शासक भास्कर वर्मन चल रहे थे। उसके बाद हवेनसांग, अन्य मंत्रीगण तथा अन्य प्रदेशों से आए राजा व विद्वान चल रहे थे। जुलूस जब धार्मिक सम्मेलन वाले स्थान पर पहुंच गया तो एक ऊंचे सिंहासन पर महात्मा बुद्ध की सोने की मूर्ति को रखा गया। कन्नौज धार्मिक सम्मेलन की शुरुआत हर्ष के भाषण से हुई, जिसमें उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा के सिद्धांतों का व्याख्यान किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता का सौभाग्य हवेनसांग को प्राप्त हुआ। हर्ष ने सभी को बोलने का अवसर दिया। मंच से उसने घोषणा की कि कोई भी बोल सकता है और हवेनसांग ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि यदि कोई मेरे प्रस्ताव में एक शब्द भी तर्क वितर्क प्रमाणित कर दे अथवा वाद विवाद में शंका उत्पन्न कर दे तो मैं अपनी प्रतिद्वंदिता के अनुरोध पर अपना सिर काट दूंगा। सभा में किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से हवेनसांग की हत्या की कोशिश की। इसीलिए धार्मिक सभा के मंच से हर्ष ने भी घोषणा की थी कि यदि कोई व्यक्ति धर्माचार्य या धर्माचार्य कौन, हवेनसांग को स्पर्श भी करेगा तथा उसे हानि पहुंचाएगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा और जो उनके विरुद्ध कोई बात करेगा उसकी जीभ भी काट ली जाएगी। 18 दिन तक चले इस धार्मिक सम्मेलन में हवेनसांग का अभूतपूर्व स्वागत किया गया था तथा उसे भेंट स्वरूप राजा हर्ष की ओर से 10,000 सोने की मोहरें, 30,000 चांदी की मोहरें तथा 100 रंगीन वस्त्र दिए गए थे। इससे भी ज़्यादा उसे महायान देव तथा मोक्ष देव की उपाधियों से भी सम्मानित किया गया। इस सभा के अंतिम दिन कुछ बुरा भी घटा। उस दिन आयोजन स्थल पर आग लगा दी गई तथा चाकू से हर्ष पर प्रहार करने की भी कोशिश की गई। बाद में सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया। इस षड्यंत्र में लगभग 500 से ज़्यादा ब्राह्मण थे। हर्ष ने उनको मृत्युदंड न देकर देश निकालने का आदेश दिया। अब है दूसरी प्रयाग की महासभा। 643 ईस्वी में ही हर्ष द्वारा प्रयाग में एक और धार्मिक सभा का आयोजन किया गया। हवेनसांग तथा बाण दोनों के वर्णन के अनुसार हर्ष अपने शासनकाल की शुरुआत से ही प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इस तरह के धार्मिक आयोजन कर रहा था। उसी क्रम में यह 6ठा धार्मिक आयोजन था। इस धार्मिक सभा का आयोजन भी भव्य स्तर पर किया गया तथा इसमें 5 लाख ब्राह्मण, भिक्षु, अनाथ व गरीब लोग शामिल हुए थे। कन्नौज धार्मिक सभा की तरह ही यहाँ भी एक विशाल जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर भी दान दक्षिणा देने की परिपाटी का अनुसरण करते हुए जमकर दान किया गया। इस अवसर पर असंख्य वस्त्रों तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को बांटा गया। इस धार्मिक सम्मेलन में दूसरे व तीसरे दिन की शुरुआत क्रम से सूर्य तथा शिव की उपासना के साथ की गई तथा उनकी मूर्तियां स्थापित की गई। यह सभा कुल 75 दिन चली, जिसमें चौथे दिन 10,000 बौद्ध भिक्षुओं को सोने की मुद्राएं दी गई। इसके अगले 20 दिनों तक ब्राह्मणों को दान दिया गया। इसके बाद अगले 10 दिनों तक जैन व अन्य मतावलंबियों को दान दिए गए तथा अंतिम 30 दिनों में अनाथों, अपंग तथा गरीब लोगों को दान दिया गया। इन 75 दिनों में हर्ष ने अपना सब कुछ दान में दे दिया तथा अपनी बहन राजश्री के हाथों वस्त्र मंगवा कर पहने। अब है साहित्य में हर्ष का योगदान।
हर्षवर्धन एक कुशल शासन प्रबंधक के साथ एक उच्च कोटि का विद्वान भी था। उसे विद्वानों की संगत में रहकर बहुत ही खुशी होती थी, इसीलिए उसका दरबार विद्वानों से भरा रहता था। हर्ष स्वयं उच्च कोटि का कवि तथा साहित्यकार था, जिसका प्रमाण उसके 3 ग्रंथ हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद। इनकी रचना स्वयं हर्ष के द्वारा की गई थी। 11वीं सदी के लेखक सोहल ने भी उसे कविंद्र कहकर संबोधित किया है। हर्ष साहित्य तथा विद्वानों से इतना प्रभावित था कि राज्य की कुल आय का लगभग 1/4 भाग वह इनको दान दक्षिणा में खर्च कर देता था। इसीलिए दूर दूर के क्षेत्र से साहित्यकार तथा विद्वान उसके दरबार में आते थे। दरबार का सबसे प्रसिद्ध विद्वान बाणभट्ट था, जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना की थी। जयसेन व्याकरण, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र तथा गणित का महान विद्वान था। कुछ विद्वानों ने भास तथा भांडी को भी हर्ष के समकालीन माना है कि उसी के काल में ये भी थे, भास और भांडी। अब है शिक्षा में योगदान। हर्ष का शिक्षा में क्या योगदान था? हर्ष जितना साहित्य तथा विद्वानों को महत्व देता था, उतनी ही रुचि उसकी शिक्षा में भी थी। इसीलिए उसने अपने शासनकाल में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया और शिक्षा को सुचारू व्यवस्था के लिए उसने अपने राज्य में अनेक मंदिरों तथा मठों का निर्माण भी करवाया था। ये मठ तथा मंदिर उस समय की शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। मंदिरों में जहाँ प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी, वहीं मठों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। अलग अलग विषयों के अध्ययन के लिए अलग अलग प्रकार के मठों की स्थापना की गई थी। तक्षशिला का मठ अपनी चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय सर्वांगीण शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे तथा उन्हें शिक्षा देने वाले शिक्षकों की संख्या 1500 से भी ज़्यादा थी। स्वयं हवेन-त्सांग 5 वर्षों तक इसका शिक्षार्थी रहा था। अब है हर्ष का मूल्यांकन। अब तक के जितने भी हमने पढ़ा है, हम यह बिना किसी शंका के कह सकते हैं कि हर्ष प्राचीन भारत के महान सम्राटों में से एक था। वह एक साथ महान विजेता, कुशल प्रशासक, विद्वान व विद्या का संरक्षक, दानी, परिवार प्रेमी व प्रजा प्रिय शासक था। उसके व्यक्तित्व व चारित्रिक गुणों को देखते हुए अलग अलग विद्वानों ने उसे अनेकों उपाधियां दी। किसी ने उसे प्राचीन काल का अशोक, तो किसी ने समुद्रगुप्त, तो किसी ने कनिष्क या प्राचीन काल का अकबर कहकर पुकारा है। डॉक्टर R.K. मुखर्जी तथा डॉक्टर रमाशंकर जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार इसी तरह की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि हर्ष के चरित्र में अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के गुणों का मिश्रण था। समुद्रगुप्त की तरह हर्ष ने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करके देश को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा था और उसके बाद महान शासक अशोक की तरह अपनी शक्ति को शांति की स्थापना में लगाया। समुद्रगुप्त की तरह वह एक महान विजेता था, जबकि अशोक की तरह प्रजा प्रिय तथा धार्मिक गतिविधियों में रुचि रखने वाला शांति प्रिय शासक था। हर्ष के व्यक्तित्व तथा चरित्र संबंधी मुख्य विशेषताओं को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक महान विजेता के रूप में इसमें कोई शक नहीं है कि वह एक महान विजेता था। केवल 16 वर्ष की आयु में जब वह थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठा, तो उस समय उसके परिवार तथा राज्य को संकट के घने व गहरे काले बादलों ने घेरा हुआ था। उसने लगातार 30 वर्षों तक युद्ध किए तथा एक युद्ध को छोड़कर उसे कभी भी हार नहीं मिली। उसके पराक्रम के आगे नतमस्तक होकर अनेक राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। हर्ष ने भी उसके साथ मित्रवत जैसा व्यवहार किया था। जिन राज्यों बंगाल, बिहार ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उन्हें युद्धों में हरा के हर्ष ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अगला है महान साम्राज्य निर्माता।
समुद्रगुप्त की तरह वह एक महान साम्राज्य निर्माता शासक था। गुप्त काल के पतन के बाद भारत असंख्य छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में बंट गया था। ये छोटे छोटे राज्य आपस में हमेशा लड़ते रहते थे और एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते थे। वर्धन वंश में सूर्य की रोशनी की तरह हर्ष का उदय हुआ। राज्यों को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। हर्ष का एक विजेता के साथ साथ साम्राज्य निर्माता के रूप में भी इतिहास में ऊंचा स्थान है। अगला पॉइंट है महान शासक प्रबंधक। एक महान विजेता व साम्राज्य निर्माता के साथ साथ हर्ष एक महान प्रशासन प्रबंधक शासक भी था। साम्राज्य के लिए एक कुशल शासन व्यवस्था की स्थापना की। उसे व्यक्तियों में योग्यता को पहचानने की अच्छी समझ थी, इसीलिए उसने योग्यता के आधार पर अपने प्रशासनिक अधिकारियों का चुनाव किया था। वह प्रशासनिक कार्यों में इतना व्यस्त रहता था कि खाना पीना भी भूल जाता था। पूरे साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए अनेक भुक्तियों में बांटा गया था। भुक्तियों को आगे विषयों तथा पाठकों में बांटा गया था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जहां पर परंपरागत रूप से पंचायतें अपना काम करती थी। अगला पॉइंट है सफल कूटनीतिज्ञ। इतिहास इस बात का गवाह है कि कोई भी शासक केवल व्यक्तिगत साहस व वीरता से महान साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सकता है। महान साम्राज्य की स्थापना तथा सुरक्षा के लिए शासक का सफल कूटनीतिज्ञ होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी शासक सभी राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य को विशाल रूप नहीं दे सकता। उसके लिए यह जरूरी है कि वह परिस्थितियों के अनुसार ही अपने मित्रों तथा शत्रुओं का चयन करे। प्राचीन भारत में अजातशत्रु, चाणक्य तथा समुद्रगुप्त इसी तरह के कूटनीतिज्ञ थे। हर्ष ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया था। उसने कन्नौज, कामरूप व वल्लभी के शासकों के साथ राजनीतिक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। अगला है परिवार प्रेमी। हर्ष के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसका परिवार प्रेमी होना था। ये एक अच्छा पुत्र तथा अच्छा भाई था। कठिनाइयों को सहता हुआ वह अंततः अपनी बहन को बचाने में भी सफल रहा। साम्राज्य का शासक होने के बाद पारिवारिक सदस्यों के प्रति इतना स्नेह इतिहास में कम ही शासकों को देखने का मिलता है। उसने पारिवारिक सदस्यों के अलावा अपने ममेरे भाई भांडी तथा मित्र भास्कर वर्मन व ध्रुवसेन द्वितीय के साथ भी जीवन भर अपनेपन का भाव रखा। उसके इन गुणों ने उसके व्यक्तित्व को महानता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। अगला पॉइंट है महान दानी। वह अपने शासनकाल के दौरान प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महान दान की प्रथा का आयोजन करता था। उसने अपने शासन के दौरान कुल 6 इस प्रकार के आयोजन किए थे। इस तरह की महादान की प्रथा का उदाहरण संसार में कम ही देखने को मिलता है। इसीलिए इस घटना को विश्व में एक विस्मयकारी घटना कहा जाता था। उसने प्रयाग में 6ठे धार्मिक सम्मेलन में अपना सब कुछ दान में दे दिया था और वहां से पुराने वस्त्र पहनकर वो लौटा था। प्रजा हितों को ध्यान में रखते हुए उसने सार्वजनिक कार्यों के तहत सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, विश्राम गृहों की स्थापना करके वहां ठहरने, भोजन तथा निःशुल्क चिकित्सा का प्रबंध भी करवाया था। वह निर्धनों, असहायों तथा अपंगों की दिल खोलकर आर्थिक सहायता करता था। अगला पॉइंट है महान प्रचारक। अशोक तथा कनिष्क की तरह उसने बौद्ध धर्म में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया, जिस कारण उसे भी इन महान सम्राटों की श्रेणी में रखा जाता है। उसके समय बौद्ध धर्म अलग अलग संप्रदायों तथा शाखाओं में बटा होने के कारण पतन की ओर जा रहा था। उसने अपने बहुत प्रयासों से बौद्ध धर्म को दोबारा से जीवन दान दिया। कन्नौज तथा प्रयाग की धार्मिक सभाओं में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रभुत्व स्थापित करना, महात्मा बुद्ध की सबसे पहले पूजा करना, मांसाहार पर प्रतिबंध लगाना, स्तूपों व विहारों का निर्माण करवाना, बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में उसे सदा याद रखा जाएगा। अगला है साहित्य एवं शिक्षा का महान संरक्षक।
वह एक महान साहित्यकार तथा विद्या प्रेमी शासक था। उसके शासनकाल में साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि की। उसने साहित्यकारों तथा शिक्षाविदों को जमकर आर्थिक सहायता दी। उसने स्वयं भी नागानंद, प्रियदर्शिका व रत्नावली जैसे महान साहित्यिक ग्रंथों की रचना की। विद्वानों से उसका राज दरबार हमेशा भरा रहता था। नालंदा विश्वविद्यालय को उसने 200 कर मुक्त गांव आर्थिक सहायता के लिए दिए थे, आर्थिक सहायता के रूप में दिए। विद्यार्थियों के लिए मुफ्त में रहन सहन, शिक्षण तथा भोजन की व्यवस्था की गई। शिक्षा के लिए उसने अनेकों मंदिरों तथा मठों का निर्माण भी करवाया। अगला पॉइंट है धार्मिक सहिष्णु शासक। इसमें कोई शक नहीं है कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन फिर भी अन्य धर्मों को उसने पूरा सम्मान व प्रोत्साहन दिया। उसने अन्य धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति को अपनाया था। धार्मिक सहनशीलता के बारे में वह अशोक तथा कनिष्क जैसे महान सम्राटों से कम नहीं था। प्रशासन में भी योग्य व्यक्तियों को ही लिया जाता था। पद प्राप्त करने में धर्म की कोई भूमिका नहीं होती थी। कन्नौज तथा प्रयाग धर्म सम्मेलनों के माध्यम से बौद्ध धर्म को एक बार फिर पुराना गौरव उसने लौटाया। वह राजनीति, संस्कृति तथा धर्म सब क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला सम्राट था। तो बच्चों आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे और अगली क्लास में